1 2 3 स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर से एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 2023 का क्वेश्चन है और ये पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अंदर क्या है। रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट इंसिडेंट कर रही है किसी प्रिज्म पर सच दैट कि वहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इस सरफेस पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। द एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 60 डिग्री इन फिगर 1 एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रेड लाइट वो हमें गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री। ये मिनिमम डेविएशन है बच्चों, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और सिर्फ डेविएशन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ अ ब्लू लाइट इज √3, मतलब इसके लिए √3 है, इसके लिए हमें पता नहीं है, इसके लिए क्या है हमें नहीं पता, बट इसके लिए √3 है। देखिए बच्चों, ब्लू लाइट हो या कोई भी लाइट हो, हर लाइट के लिए जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो भी लाइट होती है, लाइट से अगर हम रिलेशन की बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इन्वर्स रिलेशन चलता है और ये जो है रेले जो लॉ है उससे हम डिफाइन करते हैं। तो इसलिए ब्लू कलर की लाइट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √3 है तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए भी √3 होगा, इसके लिए कोई एक वैल्यू होगी। वो क्या होगी वो हम देखेंगे। अब आ जाते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें तीनों भी करेक्ट हो सकते हैं, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 1 भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोई से भी करेक्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक एक करके 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये जो ब्लू लाइट आई है ये इस इंसिडेंट प्लेन पे जो है वो पोलराइज्ड है। इस बात को क्या आप सही मानते हैं या गलत? तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करेगी अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर रही है और यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये लाइट पोलराइज्ड है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। जो भी लाइट है वो ऐसे करके आगे जा रही है और फिर ऐसे बाहर आ रही है, मतलब टोटली रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, कोई रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं है। इसलिए ऊपर वाली स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। और बच्चों अगर आप ब्रूस्टर्स लॉ से जाएंगे तो ब्रूस्टर्स लॉ से आपको प्रॉब्लम ये होगी कि उसमें अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ लगेगा नहीं, पर इस स्टेटमेंट के लिए ऊपर वाली स्टेटमेंट से ही हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 45 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है ये 45 है। ये चेक करना है हमें कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और क्योंकि ये पोलराइजेशन को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर हम ब्रूस्टर्स लॉ लगा सकते हैं। 10 IP इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो IP इक्वल टू मैं कह सकता हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे गिवन था √3, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री। इसके बाद हमारे पास जो है प्रिज्म का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन के, तो इसके इक्वल होता है। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस प्लस में एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेविएशन। डेविएशन कितना है 60 डिग्री, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो यहाँ पर आपका ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये हमारे पास है R1 और ये है R2। क्लियर यहाँ तक? अब दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसका यूज़ करेंगे और हमारे को बेसिकली चाहिए क्या कि A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो A का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। साइन IP अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ ऐसे ही लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन IP का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, साइन R1 √3, तो साइन R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा साइन 60 अपॉन √3। साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों √3/2।
तो √3/2 इंटू √3 से √3 कैंसिल 1/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इट मीन्स कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मेरा R1 का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब मेरे पास R1 है, R2 नहीं है। अगर R2 भी मिल जाए तो मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को बता सकता हूँ। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ से रिलेशन ऑब्टेन कर लेता हूँ R2 के लिए। तो यहाँ से लिखते हैं साइन स्नेल्स लॉ, साइन R2, क्योंकि इस वाले सरफेस पे भी स्नेल्स लॉ लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो साइन R2 अपॉन में साइन E, ये बात समझो, क्योंकि इस बार इंसिडेंट रे इधर है और रिफ्रैक्टेड रे इधर है। तो इंसिडेंट रे अपॉन में रिफ्रैक्टेड रे, और मीडियम कैसा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, इसलिए 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, √3। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं साइन R2 की, तो ये हो जाएगा साइन E और √3 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साइन E जो है वो साइन A के इक्वल है, और ये है √3 इंटू में साइन R2। अगर मैं यहाँ से देखूँ R1 R2 में इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ जो हमने अभी निकाली थी, R1 की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ से मेरे पास R2 का वैल्यू हो जाएगा A-30 डिग्री। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं A-30 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है, ये इक्वेशन तक क्लियर हुई। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं फिर से, √3 इंटू में साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, इक्वल टू साइन A। अब बच्चों आप देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये cos 30 है, ये बन जाएगा √3/2 साइन A माइनस ये है cos A, और साइन 30 का वैल्यू क्या बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन A। इट मीन्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो 3/2 साइन A माइनस √3/2 cos A इक्वल टू साइन A। अब इस पूरी इक्वेशन को साइन A से डिवाइड कर सकते हो या cos A से डिवाइड कर दो, जिससे भी आपका मन करे। तो अगर मान लीजिए मैंने साइन A से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3/2 माइनस √3/2 cot A, और ये बन जाएगा 1। इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 3/2 माइनस 1 इक्वल टू √3/2 cot A, और ये रह जाएगा ओनली 1/2 √3/2 cot A। तो बाई 2 से बाई 2 कैंसिल, एंड cot A इक्वल टू 1/√3। तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि cot 1/√3 का वैल्यू, तो इसका मतलब cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, A इक्वल टू 60 डिग्री। तो A का वैल्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ऊपर वाला करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रेड लाइट, रेड लाइट के लिए √2 है, कह रहा है इसके लिए √2 है। चेक कर लेते हैं बच्चों क्या इसके लिए √2 है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फिर से वही लगाएंगे अपना लॉ, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हमें गिवन था, तो मिनिमम डेविएशन गिवन था, तो उसके फॉर्म में हम जो है फॉर्मूला लिखेंगे साइन A प्लस डेल मिनिमम अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारे को रिलेशन गिवन रहता है। अगर हम जो है मिनिमम डेविएशन की बात करें, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ऑब्टेन करेंगे इसी से। तो मैं इसको हटा देता हूँ स्लाइड से। अभी हम थर्ड नंबर पे आ गए हैं, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, और थर्ड वाला चेक कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, साइन A का वैल्यू 60, मिनिमम डेविएशन 30 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन A/2। तो A कितना था 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कितना हो जाएगा 90 और डिवाइड बाय 2 45, और ये हो जाएगा 30 साइन 30 इक्वल टू म्यू। तो म्यू का वैल्यू जो आ जाएगा साइन 30 कितना होगा, ओ सॉरी साइन 45 है 1/√2, और साइन 30 हो गया 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/√2। इसको रेशनलाइज कर लेंगे
तो इस पूरे से कैंसिल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। इट मीन्स कि थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है कहाँ पर, जब वो एग्जिट कर रही है। तो मेरा ये सरफेस है नॉर्मल, और ये जो है लाइट जो ऐसे आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल हो गया एयर में, ठीक है, जहाँ पे वो एग्जिट कर रही है। एग्जिट वाला प्लेन ये है, तो हमें ई फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने निकाला था कि ए ई के इक्वल था, तो इट मीन्स कि ई कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो देखो बच्चों, आप कैसे आसानी से बेसिक कंसेप्ट्स का यूज़ करके बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं चाहिए होती है, बट आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको एक साथ कंबाइनली पूछने हैं, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है।